मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है और उसी गांव में एक ईंट का भट्टा चला करता था। आसपास गांव क्या थे दोस्तों, छोटे छोटे स्लम थे, गरीब लोग वहां पर रहा करते थे। इस भट्टे पर जो इनको काम करके मजदूरी मिलती थी, उसी मजदूरी से ये अपनी जिंदगी को बिताया करते थे। 2 वक्त से रोटी से ज्यादा कोई जुगाड़ हो नहीं पाता था। अब जो इस भट्टे का मालिक था उसका नाम बनवारी लाल था, जिनकी उम्र 55 साल थी और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम गोविंद होता है, जिसकी उम्र 30 साल होती है। अब गोविंद जो था वो थोड़ा रंगीन मिजाज का इंसान था। ये आए दिन शहर में चला जाया करता था और वहां पर तमाम तरह के जो उस तरह के अड्डे हुआ करते थे जहां पर महिलाएं अपना सौदा किया करती थी, वहां पर जाकर के टाइम बिताया करता था और वापस आया करता था। बनवारी लाल अपने बेटे की इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान थे। इसे कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन गोविंद जो था वो बिल्कुल भी समझने को राजी नहीं था। इस ईंट के भट्टों पर इन्होंने एक मुंशी भी रखा हुआ था जिसका नाम कालू था और ये बहुत ही ज्यादा सख्त मिजाज का इंसान था। सारे जितने भी लोग वहां पर काम किया करते थे उनसे वो सख्त तरीके से पेश आया करता था। इसी भट्टे पर एक लड़का भी होता है जिसका जीतू नाम होता है और जो 22 साल का था वो भी काम किया करता था। जीतू के माता पिता भी इसी स्लम और इसी बस्ती में रहा करते थे और वो भी इसी भट्टे पर काम किया करते थे। लेकिन जीतू जब 10 साल का था तो इसके माता पिता का देहांत हो गया था। भट्टे में कोई एक्सीडेंट हुआ, ईंटों के नीचों के दबने से उन दोनों की मौत हो चुकी थी। अब जो जीतू था ये अनाथ हो चुका था, इसीलिए झुग्गी झोपड़ी में रहा करता था और इसी भट्टे पर ये काम भी करता रहा था बचपन से। जीतू जो था वो अपनी जिंदगी का बोझ खुद ही ढो रहा था। जब जीतू 22 साल का हुआ तो उसे इसकी इच्छा है कि मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है दोस्तों और उसी गांव के अंदर एक ईंट भट्टा चला करता था। आसपास गांव क्या थे दोस्तों, छोटे छोटे स्लम थे और वहीं पर गरीब लोग रहा करते थे। इस भट्टे पर जो काम करके इनको मजदूरी मिला करती थी, उसी मजदूरी से ये अपनी जिंदगी को बिताया करते थे। 2 वक्त की रोटी से ज्यादा कुछ जुगाड़ हो नहीं पाता था। जो ईंट भट्टे का मालिक था उसका नाम बनवारी लाल था, जिनकी उम्र 55 साल थी और बनवारी लाल का एक बेटा था जिनका नाम गोविंद होता है और जिसकी उम्र 30 साल थी। गोविंद जो था वो थोड़ा रंगीन मिजाजी इंसान था। ये आए दिन शहर में चला जाया करता था और वहां पर तमाम तरह के इस तरह के जो अड्डे होते हैं जहां पर महिलाएं जो है वो अपने जिस्म का सौदा करती थी, वहां पर जाकर के वो टाइम बिता करके आया करता था। बनवारी लाल अपने बेटे की इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान थे। इसे कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जो गोविंद था वो बिल्कुल भी समझने को राजी नहीं था। इस ईंट के भट्टे पर इन्होंने एक सुपरवाइजर भी रखा हुआ था जिसका नाम कालू था और वो बहुत ही ज्यादा सख्त मिजाज का इंसान होता है। सारे जितने भी लोग वहां पर काम किया करते थे उनसे वो सख्त तरीके से पेश आया करता था। अब इसी भट्टे पर एक लड़का था जिसका नाम जीतू था और जो 22 साल का था वो भी काम किया करता था। जीतू के माता पिता भी इसी बस्ती में रहा करते थे और वो भी इसी भट्टे पर काम किया करते थे। लेकिन जीतू जब 10 साल का होता है तो इसके माता पिता का देहांत हो जाता है। अब भट्टे में शायद कोई एक्सीडेंट हुआ तो एक ईंटों के नीचे दबने से उन दोनों की मौत हो चुकी थी। अब जीतू जो था वो अनाथ हो चुका था, इसीलिए इसी के झुग्गी झोपड़ी में रहा करता था और इसी भट्टे पर ये बचपन से काम कर रहा था। जीतू जो था वो जिंदगी का बोझ खुद ही ढो रहा था। जब जीतू 22 साल का हुआ तो उसकी इच्छा हुई कि उसकी भी शादी करवा दी जाए, क्योंकि उसके आसपास के जितने भी दोस्त हम उम्र थे सबकी लगभग शादी हो चुकी थी। लेकिन जीतू की शादी कौन करवाएगा, उसके लिए रिश्ता कौन लेकर आएगा। जीतू के लिए तो कोई रास्ता ही खुला नहीं था। अब जीतू की ही एक दिक्कत ये भी थी कि उसका जो कद था वो भी बहुत छोटा था। ये नाटे कद का इंसान होता है। अब शरीर से भी इतना हष्ट-पुष्ट नहीं था, थोड़ा दुबला पतला ही ये लड़का था। इस वजह से जीतू की शादी भी नहीं हो पा रही थी और जो उसकी हसरतें थी वो काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि वो चाहता था कि कोई भी लड़की मिले और उससे शादी करके वो गृहस्थी बसाए, क्योंकि आखिर वो अकेला कब तक जिएगा। खैर, जब जीतू इस तरह की बातें अपने आसपास अपने लोगों से या फिर जो भी ईंट भट्टे पर काम किया करते थे उनसे कहा करता था, तो वो भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जीतू की कैसे भी शादी होनी चाहिए, चाहे जैसी भी लड़की मिल जाए, बस जीतू के पल्ले बांध देनी चाहिए। कम से कम एक लड़की का भी जीवन सुधर जाएगा और जो इधर जीतू है उसको भी सहारा मिल जाएगा। अब ये जो 2 लोग थे वो कुछ बात दोहराते दूसरे तीसरे गांव में। अब एक लड़की होती है जिसका नाम भूरी होता है, जो कि 20 साल की बहुत खूबसूरत लड़की थी। अब भूरी के जो सिर के बाल थे वो थोड़े भूरे थे, इसीलिए उसका नाम भूरी पड़ गया था। जैसे कि दोस्तों वैसे ही उसका नाम पड़ गया था। तो दोस्तों जो भूरी थी वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। अब भूरी के साथ ये दिक्कत थी कि उसकी जो शादी थी वो एक जगह इसके माता पिता पहले ही करवा चुके होते हैं।
लेकिन जो भूरी का पति होता है उसकी असमय मौत हो गई थी और ये विधवा हो गई थी। अब जब ये विधवा हो गई तो समाज में तमाम तरह की से ताने मिले कि ये कुलक्षणी मिले, ये कुलक्षणी है, इसके पैर ही खराब है। जिस घर में शादी हुई 1 हफ्ता नहीं बीता कि इसके पति की मौत हो गई। तमाम तरह की बातें उसको सुनने को मिल रही थी और दोस्तों इसी तरह की बातों से वो परेशान हो गई थी। अब माता पिता भी परेशान थे कि इस बला को कैसे अपने सर से टाला जाए, कोई लड़का मिल जाए तो बस उसकी शादी करवा दी जाए। तो जब उनके कान में ये बात पहुंचती है कि इस तरीके से गांव में एक जीतू नाम का लड़का है, उसे कैसी भी लड़की मिल जाए तो वो शादी करने के लिए तैयार है। तो फिर जो भूरी के माता पिता होते हैं वो जीतू से मिलते हैं। जीतू को देखकर उनकी इच्छा तो नहीं थी कि भूरी से उसे शादी करवाए, लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि भूरी को अब अपने जवान लड़की को घर में रखना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए ये भूरी का रिश्ता जीतू के साथ तय करके वापस आ जाते हैं। अब जीतू बहुत खुश हो गया कि उसकी शादी तय हो गई। अब शादी का दिन आता है और शादी के दिन जो भूरी के माता पिता पास जो भी था वो सारा कुछ करके वो बेटी को मंडप में बैठाते हैं। अब यहाँ पर जो जीतू है वो शादी के लिए तैयार होता है। अब दोस्तों जो इसका मालिक था जिसका नाम बनवारी लाल होता है, अब उसे भी ये बात पता चली थी कि जो ये जीतू है उसकी शादी तय हो गई थी। अब जीतू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था क्योंकि वो बहुत दिनों से अपनी शादी के लिए सपने संजोए था। अब जब उसकी शादी का दिन आ गया, आज वो दूल्हा बन करके अपनी दुल्हन को लाने के लिए उसके घर जाने वाला था, तो जाहिर सी बात है उस वक्त उसके चेहरे पर कुछ अलग ही खुशी थी, कुछ अलग ही मुस्कान था जो कि कहने लायक नहीं था। खैर इस तरह से अब क्या होता है दोस्तों कि अब जो उसका मालिक होता है, जो जीतू का ईट भट्टे का मालिक था दोस्तों, जिसका नाम बनवारी लाल था, वो भी शादी में शिरकत करने के लिए आता है। और यहाँ पर जो भूरी है ये भी तैयार होकर के मंडप में बैठती है। भूरी ने लंबा सारा घूंघट लिया हुआ था तो किसी ने भूरी का चेहरा नहीं देखा, यहाँ तक कि जीतू ने भी भूरी को नहीं देखा था। अब इस तरीके से जब फेरे पड़ करके भूरी की विदाई होती है और ये जीतू के घर पर आती है तो जीतू बहुत ज्यादा खुश था। अब शादी की पहली रात थी, जीतू अपनी हसरतों को जमा करना चाहता था और भूरी तो पहले भी ये सब काम कर चुकी थी क्योंकि उसकी शादी पहले भी एक बार हो चुकी थी। अब जीतू भूरी के पास आता है, इसके साथ वो समय बिताता है। भूरी भी जीतू पर दिल खोल करके प्यार लुटाती है। अब इस तरह के सीन की रात तो बहुत खूबसूरत भी थी। जीतू की सारी मुरादें भी पूरी हो चुकी थी। उसने सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की कभी उसकी पत्नी बनकर उसके घर आएगी। अब यहाँ पर दूसरा दिन होता है, मुंह दिखाई की रस्म होती है। सारे गांव वाले जो भट्टे के लेबर थे वो बारी बारी आते हैं और जैसे ही उसके घर आते हैं जीतू के घर पर, और यहाँ पर जब भूरी का घूंघट उठाते हैं तो उसका जो भी शक्ल देखता था उसकी आंखें फटी की फटी रह जाया करती थी। सभी लोग तारीफ कर रहे थे कि अरे जीतू नाते कट का ये लड़का, दुबला पतला लड़का, एकदम ही अलग लड़का, और इसको इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई, इसकी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से कैसे हो गई। ये बात जंगल में आग की तरह फैलती गई और ये बात अब बनवारी लाल के भी कान में पहुंच जाती है। उधर जो सुपरवाइजर था भट्टे का कालू, उसके भी कान में ये बात पहुंची और बनवारी लाल का बेटा गोविंद, उसके कान में भी ये बात पहुंची। जब उनको ये पता लगा कि भूरी इतनी खूबसूरत है जीतू की पत्नी, तो इन्होंने कहा कि चलो एक बार हम भी देख लेते हैं। जब मुंह दिखाई की रस्म चली रही है तो इसी रस्म में हम भी उसकी दर्शन कर लेते हैं। बनवारी लाल, कालू और जो गोविंद होते हैं दोस्तों, ये कार में बैठ करके तीनों एक साथ जीतू के घर पर पहुंचते हैं। अब जीतू के घर पर जब ये ईट भट्टे का मालिक पहुंचता है तो जीतू की तो और तारीफ होने लगी कि अरे वाह, जीतू ने तो कमाल ही कर दिया, मालिक का दिल जीत रखा है उसने शादी में भी खर्च करा और पत्नी की देखने के लिए मुंह दिखाई में ये भी आया है। जब इन्होंने भूरी को देखा तो तीनों की ही आगे फटी की फटी रह गई। इन्होंने कहा कि वाकई में यार ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये तो जीतू की किस्मत ही चमक गई। ये तीनों मुंह दिखाई की रस्म करके उसे पैसे वैसे कुछ शगुन के तौर पर देके घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो गोविंद है, इसका दिल में यही था कि यार जीतू को इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई, इसने तो गोविंद कहा कर। अब गोविंद के पलंग पर ये लड़की होनी चाहिए, जीतू के पलंग पर ये लड़की क्या कर रही है। उस बस्ती के और भी जो लोग थे, जो जवान लड़के थे, जो जीतू के हम उम्र थे या उसे बड़े या छोटे थे, तो वो भी भूरी को देखते थे तो उनको भी लार टपकने लगी थी भूरी को देखने के बाद। यहाँ पर ये सभी रात का इंतजार करते थे। जैसे ही रात होती जीतू अपने झोपड़ी के अंदर चला जाया करता था और उस झोपड़ी के अंदर जा करके ये भूरी के साथ एक पति पत्नी वाला रिश्ता निभाया करता था। वही खेल ये लोग भी खेल रहे थे और जो ये गांव के मुस्टंडे जितने भी लड़के थे, ये सभी झोपड़ी के अंदर जहां भी कोई दरार होती थी, जहां से अंदर देखा जा सकता था, वहां से इनका ये नजारा देखने की कोशिश करते थे। कई बार इनको नजारा दिख भी जाता था और कई बार नहीं दिख पाता था। अब भूरी और जो जीतू थे, इनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और ये सभी आपस में बात किया करते थे कि भूरी तो अंदर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ऐसी वैसी बातें। कि तभी जो जीतू है भट्टे पर काम करने जाता ही था तो वहां पर जो कालू होता है वो जीतू को अपने पास बैठाता है। शाम को जब तनख्वाह को टाइम आता है, जब सबको इनको दिहाड़ी देने का टाइम आता है, जब उस समय पर दोस्तों क्या होता है कि कालू जो है वो जीतू से कहता है कि यार जीतू, तुम्हारी शादी हो गई है,
और अब तुम्हारे खर्चे भी बढ़ेंगे, कल को तुम्हें बच्चे भी होंगे, तो तुम अकेले 2 हाथ से कितना ही कमा लोगे। तो ऐसा करो कि तुम्हारी जो पत्नी है भूरी, उसको भी भट्टी पर लेकर आओ। 2 हाथ मिलकर के अगर काम करेंगे तो 2 जनों की आमदनी तुम्हारे घर में जाएगी, तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी और तुम्हारा जीवन स्तर भी थोड़ा सुधर जाएगा। और घर में भी तो खर्चे बढ़ेंगे ही सही। पहले तो तुम अकेले थे, खाए तो खाए, नहीं खाए तो नहीं खाए, लेकिन अब तो तुम्हारी पत्नी घर में है, तो तुम्हें उसके कपड़े लत्ते भी लाने हैं, उसके खाने पीने का भी इंतजाम करना है। घर में सारी सुख सुविधाएं भी जरूरी है। और ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी में कब तक रहोगे, कब उसे थोड़ा ढंग से भी बनवाना पड़ेगा। तो तुम्हारी पत्नी को बोलो कि वो भी भट्टे पर आ जाए कल से, और मैं उसके डेली तनख्वाह दे दिया करूंगा, डेली मजदूरी दे दिया करूंगा। ये सुनकर जीतू बहुत खुश हो जाता है और वापस आता है अपने घर पर। भूरी उसके लिए खाना बनाकर बैठी हुई थी, तो वो भूरी से कहता है कि भूरी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो फिर जो सुपरवाइजर है हमारे, वो कालू, उन्होंने कहा है कि तुम भी भट्टे पर काम कर लो, तुम्हें भी तनख्वाह मिल जाएगी। वो डेली तुम्हें तनख्वाह देगा, क्योंकि तुम इस गांव में नई हो, मेरी पत्नी हो, नई नई दुल्हन हो, ये सारी बातें। भूरी कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम दोनों मिलकर के साथ में मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, तो फिर पैसे की आमदनी ही बढ़ेगी। तो मैं कल से आपके साथ चलूंगी। अब सुबह जीतू तैयार होता है, भूरी तैयार होते हैं, और फिर ये पैदल पैदल उस भट्टे की तरफ चल पड़ते हैं। भूरी दिन भर वहां पर काम करती। शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम पे सभी जो अपनी दिहाड़ी है उसको लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। तो फिर जो ये कालू होता है दोस्तों, ये सबसे लास्ट में भूरी को बुलाता है। भूरी वहां पर जाती है। अब जो कालू होता है वो भूरी को डेली मजदूरी उस दिन की दे देता है। यहाँ पर जो भूरी थी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि उसने आज पहली बार यहाँ पर काम करा और यहाँ पर डेली मजदूरी भी मिली और काम भी कोई उससे खास नहीं करवाया गया था। और जो कालू था वो तो सबसे रूडली बात किया करता था, लेकिन भूरी को वो बहुत प्यार से समझाया करता था कि भूरी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करना है। 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तो फिर दिन के टाइम पर दोस्तों जो कालू होता है, ये भट्टे में एक साइड में छाया में कहीं कुर्सी पर बैठा हुआ था। भूरी काम कर रही थी, तो एक तरफ से ये एक तरफ इसकी नजर से देखे जा रहा था। अब भूरी जो है वो अब काम कर रही है, तो इसने अपना साड़ी का पल्लू जो है वो अपने कंधे से उठा करके कमर में बांध दिया था। और इसका जो ब्लाउज था, इसके अंदर से इसकी खूबसूरती जो थी वो दिखाई दे रही थी। कालू जब एक टक नजर से भूरी को इस तरह से देख रहा था, तो भूरी ने कालू की नजरों को भांप लिया। भूरी ने देखा कि कालू के मन में जरूर खोट है। वो इस तरीके से उसे देख ही रहा था, तो भूरी उस तरफ से उठकर दूसरी तरफ काम करने चली जाती है। अब जो कालू था वो अपनी कुर्सी से उठा है और पूरी भट्टे के अंदर चक्कर मारना शुरू कर देता है, निरीक्षण करना शुरू कर देता है। लोगों को डांटता था, समझाता था, किसी को गाली भी बक दिया करता था। और भूरी के पास आता तो उससे मुस्कुरा के बात करता। भूरी से कहता है कि तुम वहां छाया में काम करो, तुम धूप में क्यों काम कर रही हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी गोरी हो, काली पड़ जाओगी। भूरी को छाया में जाकर के वापस में काम करना पड़ता है। कालू फिर से कुर्सी पर बैठकर उसी तरह से भूरी को देखना शुरू कर देता है। फिर कालू भूरी के पास जाता है, भूरी से कहता है कि भूरी, इस तरीके से डेली मजदूरी तो तुम्हें मिल ही जाती है, लेकिन अगर तुम्हें 4 गुना मजदूरी मिले तो तुम क्या कहोगी। अब भूरी जो है वो उसकी बात को समझ नहीं पाई कि दरअसल वो कहना क्या चाहता था। और कालू जो था वो तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि वो क्या कहने के लिए वहां पर गया था। अब वो इस तरह से उसे लालच देता है कि 4 गुना मजदूरी मिलेगा तो क्या तुम काम करोगी। भूरी कहती है कि बताइए ना क्या काम है, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं जरूर करूंगी। तो यहाँ पर कालू कहता है कि काम तो एक ही है, जो तुम अपने पति के साथ करती हो वो मेरे साथ कर लो, मैं तुम्हें 4 गुना मजदूरी दिया करूंगा। अब भूरी ये बात सुनते ही आग बबूला हो जाती है। वो कालू को भला बुरा कहती है, उसे डांटना शुरू कर देती है। कालू कहता है कि इतना अकड़ और इतना नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुझे और तेरे पति को इस भट्टे से निकाल दूं तो कल से तेरे घर में चूल्हा भी जलना बंद हो जाएगा। भूरी कहती है कि जो नसीब में होगा वो तो मुझे मिल के ही रहेगा, तुम भले ही नौकरी से निकाल दो, हम कहीं और पर जाकर के मजदूरी कर लेंगे, हम तो मजदूर है, कहीं पर जाकर मेहनत करके हम 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो कर ही सकते हैं। अब ये बात कहकर दोस्तों जो भूरी होती है वो अपने घर चली जाती है। अब इस तरीके से भूरी आधा काम छोड़ करके दिन में वहां पर अपने घर चली जाती है। तो फिर सारे जो मजदूर इस भट्टे में लगे हुए थे उन्होंने कहा कि भूरी को क्या हो गया, ये एकदम से घर कैसे चले गए। उन्होंने जीतू से कहा कि जीतू, तुम्हारी पत्नी भूरी जो है वो आधा ही काम छोड़कर घर चली गई, क्या उसकी तबीयत खराब हो गई क्या। अब जीतू को चैन नहीं पड़ा, ये भी दिन में काम छोड़ करके अपने घर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर भूरी से पूछता है कि क्या हुआ। तो भूरी की आंखों में आंसू थे, वो गुमसुम अपने कमरे में बैठी हुई थी। जीतू कहता है कि आखिर हुआ क्या है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम ऐसे काम छोड़कर कैसे आ गए। तो भूरी कहती है कि मुझे कल से उस भट्टे पर नहीं जाना। अब क्यों नहीं जाना तुम मुझसे ये मत पूछना। जीतू कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम भट्टे पर मत जाया करो, मैं ही डबल मजदूरी कर लिया करूंगा, मैं ही दुगनी मेहनत कर लिया करूंगा, हमारे घर के परिवार के खर्चे के लिए चलाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। अब जीतू जो है वो वापस भट्टे पर जाकर काम करना शुरू कर देता है। शाम को जब मजदूरी का टाइम होता है तो कालू कहता है कि भूरू तो आधे दिन में ही चली गई और तू भी आधे दिन में चला गया था और वापस आए, तो इसीलिए आज तुम दोनों की मजदूरी मैं नहीं दूंगा। अब जीतू कह भी क्या सकता था, इतना समूह लेकर के वो अपने घर आ जाता है। अब तो दोस्तों ये रोज कुआं खोदो और रोज पानी पिए वाली स्थिति थी उनके पास। उस रात भूरी और जो जीतू होते दोस्तों, इनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बनता है।
और इनका चूल्हा सूना ही रह जाता है। आसपास के लोग जब देखते हैं कि इनके घर में खाने को कुछ नहीं बना और जीतू और भूरी को आज मजदूरी नहीं मिली है, तो फिर वो अपने घर से थोड़ा बहुत कुछ लाकर इनको दे देते हैं। अब ये जैसे तैसे करके रात बिताते हैं। सुबह जो जीतू था वो भट्टे पर चला जाता है काम करने के लिए। भूरी जो थी वो घर पर ही थी। अब जो भट्टे पर जितने भी मजदूर थे, औरतें और आदमी काम कर रहे थे, वो तरह तरह की बातें करने लगे। जीतू से कहने लगे कि सुंदरता में कुछ नहीं रखा, अगर 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 कुछ करने की नियत ना हो तो ऐसी पत्नी का क्या फायदा। 2 दिन तेरी पत्नी को आए हुए नहीं भट्टे पर, और तीसरे दिन तो उसके नखरे स्टार्ट हो गए। वो काली ना पड़ जाए, उससे मेहनत नहीं होगी, तो फिर यहाँ पर काम भी क्या करना था। अब जो ये कालू मुंशी जो है वो तो भूरी से बहुत ज्यादा से अच्छे से पेश भी आया करता था, इसको डेली मजदूरी भी दे रहा था और इससे कोई वो हार्ड काम भी नहीं करवाता था। इसके बावजूद भी तेरी पत्नी यहाँ पर काम करने के लिए राजी नहीं है, तो जीतू तेरी तो जिंदगी जो है वो बर्बाद हो गई है, तू अपनी पत्नी को जाकर समझा। अब जीतू इनकी बात तो सुनता तो उसके भी मन में थोड़ा सा ये बात आता है भूरी के लिए कि यार भूरी वाकई में थोड़ा सा साथ नहीं दे पाई। अब इस तरीके से ये सारा समय बीत रहा था, चल ही रहा था। जीतू और भूरी की जो जिंदगी थी उसकी जद्दोजहद में ये लगे हुए थे कि तभी इस गांव के अंदर एक महेश नाम का लड़का आता है। महेश जो था वो मुंबई से आया था और वो शॉर्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का इसका काम था, बिजनेस का। अब ये डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनाया करता था, कहीं भी ऐसे छोटे छोटे इलाकों में जा करके लोगों की बेसिक जिंदगी के बारे में और उनकी दिनचर्या को अपनी डॉक्यूमेंट मूवीज के अंदर या फिल्म के अंदर फिल्मा करके उसे वो पब्लिश किया करता था और उससे इसको आमदनी हुआ करती थी। ये किसी बैनर के तले काम किया करता था, छोटा मोटा कोई बैनर था। तो फिर ये महेश आता है। अब जब महेश उस गांव में आता है तो ये सीधे ही बनवारी लाल के पास जाता है, क्योंकि गांव का मुखिया या फिर कह लीजिए जो उस बस्ती का मुखिया था वो सबसे अमीर बनवारी लाल ही था। अब ये बनवारी लाल के पास जाता है, उसे कहता है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनानी है, जो ये मजदूर है किस तरीके से इनकी दिनचर्या है, कैसे ये काम करते हैं, किस तरीके से ये अपने जीवन को जीते हैं, इनका रहन सहन कैसा है, कैसा क्या है। तो मुझे परमिशन चाहिए कि आपके इस ईंट भट्टे पर मैं इस तरह की डॉक्यूमेंट मूवी बना सकूं। तो बनवारी लाल कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाओगे तो कितने दिनों का तुम्हारा काम होगा। तो महेश कहता है कि देखिए ये समय तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि कितने दिन का काम है, हो सके तो 2-4 दिन में ही काम खत्म हो जाए और हो सकता है कि महीने 2 महीने भी लग जाए, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से फुटेज चाहिए, जो मुझे सीन चाहिए, जब तक वो सीन शूट नहीं हो जाता है तब तक मैं कोशिश करता ही रहूंगा। बनवारी लाल कहता है कि फिर तो तुम इसी गांव और इसी बस्ती में रहोगे। तो वह कहता है कि जी हाँ मैं यहीं रहूंगा, कहीं आसपास होटल या फिर कोई ऐसा जगह तो जहाँ मैं रखने के लिए स्टे ढूंढ रहा हूँ। तो बनवारी लाल कहता है कि देखो ऐसा है कि मेरी हवेली के अंदर तो मैं तुम्हें रखूंगा नहीं, क्योंकि तुम बाहर से आए हो, मुझे क्या पता है कि तुम कैसे हो, क्या नेचर है तुम्हारा। तुम गांव के अंदर इस बस्ती के अंदर जाकर देख लो, जो भी तुम्हें अपने घर में रखने के लिए राजी उसके यहाँ रह लो और जो भी तुम्हें डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनानी है वो बना लो। महेश जो था दोस्तों, बनवारी से ये बात सुनने के बाद वो उस बस्ती में जाता है और बस्ती में जाता है तो कालू इसके साथ था। कालू जो था वो तमाम तरह की इसको घर दिखाता है, झुग्गी झोपड़ियां, टूटे फूटे मकान, जैसे तैसे गरीबी में रह रहे लोग, ना बिजली ना पानी की सुविधा, ना कोई ढंग से इनके पास सोने और रहने की व्यवस्था। ये सारी हालत देखने के बाद दोस्तों जो महेश होता है इसका मन थोड़ा सा व्यथित भी होता है कि लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो मुंबई से आया था और मुंबई को में इस तरह की चीज देखने को मिलती नहीं है। कालू जीतू से महेश को मिलवाता है। जो कालू है जीतू से कहता है कि ये महेश बाबू है, मुंबई से आया है, यहाँ पर कोई पिक्चर बनाने आए हैं, तो तुम्हारे जो नए बस्ती की बाकी जो बस्ती है वो दिखा दो, भट्टा दिखा दो और आसपास का गांव इनको दिखा दो, मुझे काम है, मुझे जाना है। कालू वहां से चला जाता है। अब जो ये जीतू है ये महेश के साथ उस पूरी बस्ती में और पूरे भट्टे में घूमता है और देशे दिखाता है। तो यहाँ पर जो महेश है वो जीतू से कहता है कि मुझे कहीं ठहरना है, मैं बाहर से आया हूँ और मेरे पास कोई रुकने के लिए जगह ही नहीं है, तो तुम इस बस्ती के अंदर कोई इंतजाम कर सकते हो क्या मेरा रुकने का। जीतू कहता है कि देखो मेरी एक छोटी सी कुटिया है, अगर आपको सही लगे तो आप वहां पर रुक जाइए। महेश कहता है कि मैं रुकने के पैसे भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, और मैं जितना टाइम तुम्हारे घर पर रुकूंगा पर डे के हिसाब से तुम्हें पैसा भी दे दिया करूंगा। जीतू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि चलो इस तरीके से उसे किराया मिल जाएगा। महेश को ये अपने घर ले आता है। रात तो निकल जाती है दोस्तों। महेश जो था वहां पर मूवी बनाने के लिए आया था और जब महेश अब जीतू के घर पर रहने लगा तो कहीं ना कहीं जीतू को बहुत फायदा महसूस हुआ था कि अब वो मजदूरी के साथ साथ जीतू से भी, महेश से भी कुछ पैसे कमा लेगा। खैर अब यहाँ पर दोस्तों जो बनवारी था इसे रात में चौकीदारी के लिए एक आदमी की जरूरत थी, तो ये जीतू से कहता है कि जीतू मेरे हवेली पर एक चौकीदार की जरूरत है। अभी जो हमारे चौकीदार है उसका पिता का तबीयत खराब, इसलिए वो गाँव गया है, इसलिए थोड़े दिन तुम मेरे घर पर चौकीदारी कर लो। अब जीतू जो है वो अपनी मालिक को बात को कैसे टाल सकता है, मजबूरी में उसे मानना पड़ता है। जीतू शाम के टाइम पर खाना वाना खा करके हवेली पहुंच जाया करता था, वहां पर रात भर चौकीदारी करता और दिन भर भट्टे का काम किया करता था। यहाँ पर दोस्तों जो महेश होता है ये दिन भर जो भट्टा है और ये जो सलम है और ये जो बस्ती है इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाया करता था शाम को।
और जीतू के घर आ जाता था, क्योंकि इसका यहीं पर रोना रहना और सोना था। अब इसी तरीके से भूरी और दोस्तों जो महेश होते हैं, ये अक्सर साथ में ही बातें किया करते थे, रात में साथ भर रहते, साथ में रहा करते थे, तो इन दोनों की बातें भी हुआ करती थी और खुल भी गए थे एक दूसरे से। भूरी अपनी जिंदगी की सारी कहानी महेश को बता चुकी थी, और क्योंकि महेश को डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, इसीलिए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उसे एक मुख्य किरदार अपनी कहानी के लिए चाहिए था। इसलिए जीतू और उसे भूरी उसे बहुत मुख्य किरदार के रूप में पसंद आए, तो फिर वो भूरी की सारी कहानी को सुनकर उसके ही इर्द गिर्द सारी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। और ये कहानी बताने में जब महेश ने भूरी की कहानी सुनी, तो ये दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ गए, एक दूसरे को भावनात्मक रूप से पसंद करने लगे। और रात का पूरा समय था और ये साथ में ही रहते थे। ना तो कभी महेश ने भूरी को गलत निगाह से देखा, ना ही उसे टच करने की कोशिश करी। और भूरी भी बहुत अच्छी लड़की थी, इसने भी कभी महेश को घास नहीं डाली। लेकिन जब इस तरीके से 8-10 दिन बीत जाते हैं, अब जो भूरी होती है वो अपने पति जीतू से दूर थी। दिन में जीतू भट्टे पर चला जाया करता था और रात में चौकीदारी पर चला जाता था। तो जवान शरीर की जो जरूरत है वो तो है ही सही, वो तो मन उसका करता है। अब यहाँ पर अपनी भूरी अपने पति को तो मिस करती थी, और ये यहाँ पर जो महेश था वो भी जवान था, 26-27 साल का नया लड़का था। अब रात के टाइम पर ये दोनों एक दिन इतना नजदीक आ जाते हैं कि एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब भूरी भी खुद के अंदर का जो ये सैलाब था उसे रोक नहीं पाई, और जो महेश था वो भी खुद पर काबू नहीं कर पाया। और फिर ये दोनों उस रात को वो काम करते हैं जो शायद इनको करना नहीं चाहिए था। अब इस तरीके से इनका ये काम हुआ, तो फिर जैसे रोज की तरह वो गांव के मुस्टंडे थे दोस्तों, झरोखों में से अंदर झांक करके देखा करते थे, उन्होंने भूरी और महेश को ये काम करते हुए देख लिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर जैसे इनका ये खेल शुरू होता है, तो फिर गांव के जो लड़के थे, जो मुस्टंडे थे, वो सारे के सारे ही भूरी के कमरे में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो कमरे में पहुंचते हैं, तो भूरी और जो महेश थे, ये दोनों प्राकृतिक अवस्था में थे, ये दोनों ही घबरा जाते हैं। ये एक दूसरे से छिटक कर दूर होते हैं। लेकिन जो ये लड़के थे, ये धमकी देना शुरू कर देते हैं कि भूरी, तुम इस पराये मर्द के साथ ये सारा काम कर रही हो, हम सबको बता देंगे, पूरी बस्ती को बता देंगे, और तुम्हारी जैसी कुलच्छनी और उल्टा महिला को हम इस बस्ती में रहने नहीं देंगे। अब भूरी बहुत ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। और जो महेश था, इसे इस लड़के पकड़ लेते हैं और पकड़ करके इसे कोने में बैठा देते हैं कि अच्छा, तू शहर से आया, तो इसका मतलब आकर के तू हमारी बहू बेटियों के साथ कुछ भी कर सकता है, तू किसी की भी इज्जत पर हाथ डाल सकता है। तुझे तो सुबह हम मारेंगे, पीटेंगे, पुलिस के पास ले जाएंगे, तुझे गिरफ्तार करवा देंगे। अब महेश भी डर गया था बुरी तरीके से। महेश कहता है कि आपको जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन इस बात को इस कमरे से बाहर मत जाने दीजिए। तो वो तो कहते हैं कि ठीक है, लाओ पैसा, तुम्हारे पास कितना है। महेश के पास 5-10 हजार रुपए पड़े हुए थे, तो वो उन्हें दे देता है। इनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि इतने सारे पैसे इन्हें एक साथ देखने को मिले। अब यहाँ पर जो भूरी थी वो भी रो रही थी, सिमटी कोने में एक तरफ बैठी हुई थी। तो ये कहते हैं कि अच्छा, पैसा तो हमें मिल चुका है, ये तो तुम्हारे लिए हुई, लेकिन भूरी को माफी कैसे मिलेगी। तो वो कहता है कि कैसे मिलेगी। तो वो कहते हैं कि भूरी के साथ जो तुम कर रहे थे वो हम भी करेंगे। अब महेश के रगों में जो खून था वो खौल उठा। वो चाहता था कि वो अकेला इन सबसे भिड़ जाए, लेकिन उनके हाथ में लठ थे, डंडे थे, और सारे मजदूर किस्म के इंसान थे। एक घुसा मारते तो महेश को शायद मार ही देते। तो वो स्थिति थी कि ना वो नजाकत को देख करके चुपचाप रहने में ही समझदारी समझी। और ये जो 3-4 लड़के थे, ये भूरी के ऊपर टूट पड़ते हैं। बारी बारी भूरी के साथ सभी जो है वो गलत काम करते हैं। अब ये गलत काम करने के बाद जो भूरी होती है, वो चुपचाप लिटी पीटी एक कोने बैठ करके रो रही थी। अब उसका तो खुद का कुछ बचा ही नहीं था। जो कुछ था, ये लोग सारे लड़के जो थे, जो बिगड़े हुए लड़के थे, ये लूट चुके थे। अब इस तरीके की बातें छुपती तो है नहीं दोस्तों, चाहे कोई कितना ही छुपाने की कोशिश करे। तो दूसरे दिन से ये बात ये गाँव में, उस बस्ती में फैलना शुरू हो गई। कोई भी बालिग, नाबालिग, बूढ़ा बड़ा, जैसा जो भी आदमी था, सबके कानों में ये बात पहुंच चुकी थी कि जो भूरी है, जो परदेसी बाबू है, उसके साथ ये सारा काम करती है रात में। जब लोगों को इस तरह की बात पता लगती है, तो सबकी नीयत पहले भूरी पर पहले से ही खराब थी, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की जो उनके गांव में आई है, इस बस्ती में आई थी, तो सभी ने तो पहले से ही नजर रखी हुई थी, लेकिन जाहिर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब भूरी की इस तरीके की बात निकल कर आती है, तो फिर जिसको दांव लगता, वही भूरी को अपनी बिस्तर तक ले जाने की कोशिश में लगा रहता। वहां पर जीतू को इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और यहाँ पर आधे से ज्यादा बस्ती के जो मर्द थे दोस्तों, वो भूरी का गलत इस्तेमाल कर चुके थे। भूरी भी इसलिए मजबूर थी, और अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो एक के साथ रिश्ते बनाई दूसरे के साथ। और यहाँ तो आधी बस्ती के साथ जितने भी बड़े बूढ़े या बूढ़े, जो भी जवान लड़के या नाबालिग लड़के थे, वो सब भी भूरी के साथ गलत काम कर चुके थे। धीरे धीरे बात ये कालू के कान में पहुंचती है। जब कालू को ये पता लगता है, तो कालू कहता है कि ये तो अच्छा मौका है। जिस लड़की को वो पैसे से और प्यार से काबू नहीं कर पाया, उसे अब डरा धमका कर वो काबू कर लेगा। कालू भी मौका देखता है और फिर भूरी के पास पहुंच जाता है। सारे मजदूर तो दिन के टाइम पर अपने अपने भट्टों पर काम कर रहे थे, महिलाएं भी भट्टे पर काम कर रही थी। गांव में तो छोटे छोटे बच्चे या फिर ऐसे बुजुर्ग लोग ही रह जाते हैं जिनसे उठा भी नहीं जाता था। अब कालू आता है भूरी के घर में और फिर भूरी के पास आकर के उसे कहता है कि पूरे गांव को तो तुमने सब दे दिया,
क्या मैं तुम्हें बुरा लग रहा था? मैं तो तुम्हें इसके लिए पैसे भी दे रहा था, कीमत भी दे रहा था, और अब तो तुम मेरी में फ्री में सेवा करोगी। भूरी भी क्या कह सकती थी। अब जो कालू था वो भी भूरी के साथ गलत काम करता है। भूरी जो थी वो पल पल मर रही थी, तिल तिल उसकी आत्मा उसे कचोट रही थी। जिस चीज को उसने हमेशा से सावधानी से बचा कर रखा, आज जो भी आता है वही उसके साथ गलत रिश्ते बना लेता है। कालू ने ये बात माली के बेटे गोविंद को बताई। अब गोविंद तो जो था वो पहले से रंगीन मिजाज का इंसान था। वो भूरी को अपनी हवेली में बुला लेता है। अब भूरी को जब ये अपनी हवेली में बुलाता है तो फिर यहाँ पर जो गोविंद है वो भी भूरी के साथ भरपूर मजे लेता है। अब यहाँ पर भूरी जो थी वो एकदम से नगर वधु बन चुकी थी। अब जो भी आता वो भूरी के साथ गलत काम करके चला जाया करता था। अब भूरी किसी को मना भी नहीं कर पा रही थी। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि भूरी जो थी वो इतना ज्यादा मजबूर हो गई कि वो बस जो भी उसके पास जाता और उससे ऐसी बातें कहता कि तुम्हारी ऐसी सच्चाई के बारे में हमको पता है, तुमने इसके साथ ऐसा किया, वैसे ऐसा इसके साथ वैसा किया, तो वो अब उसके साथ ये बहाने बताकर सब चीज करके चला जाया करता था। और वो किसी को मना भी नहीं कर पा रही थी, और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस कंप्लेंट कर सके इन सबके खिलाफ। लेकिन दोस्तों अब जो भूरी थी इसकी तबीयत खराब रहने लगी। अब दिन पर दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आसपास के जो छोला छाप डॉक्टर होते हैं उनको ये दिखा लिया करती थी। वो गोली दवाई दे करके भूरी को आराम करने की सलाह दे देते थे। अब भूरी जो थी वो अपने कमरे में पड़ी पड़ी आराम करती रहती थी, और इसकी तबीयत जब खराब होती थी उस समय भी जो भी आता वो भी आकर भूरी के साथ गलत काम कर लेता था, क्योंकि उनको तो सिर्फ भूरी की देह से मतलब था और उसी से कोई लेना देना था नहीं। अब जो महेश था वो तो अपनी डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाकर जा चुका था मुंबई वापस। यहाँ पर जो भूरी थी इसकी तबीयत खराब थी। ये डॉक्टर को दिखाती रही लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों जो कालू होता है इसने कहा कि भूरी की तबीयत इतनी खराब क्यों रहती है, और जब तक ये ठीक नहीं होगी तो फिर इसके साथ कुछ करने का मजा ही नहीं आएगा। अब कालू जीतू से कहता है कि जीतू ये लो कुछ पैसे पकड़ो, और तुम्हारी जो पत्नी है इसे कोई अच्छे से डॉक्टर से जाकर दिखा कर लाओ, इसकी जांच कराओ, आखिर इसे क्या तकलीफ हो गई, आखिर इतनी तबीयत क्यों खराब है इसकी। जीतू ने सोचा कि भाई वो कालू जो है वो बहुत अच्छा दिल का इंसान है और भूरी पर तो ये शुरू से ही मेहरबान है, और भूरी की तकलीफ इसे सहन नहीं हो रही है। अब जो भूरी होती है वो जीतू के साथ बड़े अस्पताल में जाती है, तो वहां पर इसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, इसका एक्सरे वगैरह कराया जाता है, और भी बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं दोस्तों, जो भी बॉडी के टेस्ट होते हैं वो सारे करवाए जाते हैं। जीतू से कहा जाता है कि 2-3 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट मिलेगी, तुम आकर ले जाना। अब जीतू और भूरी वापस से अपने घर आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो जीतू था इसे रात में तो चौकीदारी पर लगाया होता है हवेली पर, अब इसे दिन पर भी चौकीदारी पर लगा दिया गया कि तुम भट्टे पर मत जाओ, तुम दिन में भी हवेली की चौकीदारी करो। अब जीतू जो था हवेली में पड़ा हुआ था, और यहाँ पर भूरी की तबीयत फिर से खराब हो गई। इसकी रिपोर्ट लानी थी। जीतू बनवारी से कहता है कि साहब मुझे भूरी की रिपोर्ट लेकर आनी है, जो भी जांच हुई थी, तो मैं जाकर लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो बनवारी था वो कहता है कि ना तू यहीं पर ठहर, मैं कालू को भेज देता हूँ, वो जाकर के रिपोर्ट लेकर के आएगा। कालू जाता है और भूरी के पास जाकर भूरी को गाड़ी में बैठाता है, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले जाता है, और फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर भूरी को चेक करते हैं। अब जो भूरी की रिपोर्ट आई थी वो कॉन्फिडेंशियल थी, वो सिर्फ भूरी को ही बताना चाहते थे। हालांकि कालू जो था वो भूरी के साथ ही था। डॉक्टर पूछते हैं कि ये कौन है, तो कालू कहता है कि मैं मुनीम हूँ, जहां पर ये इसका जो पति काम करता है वहीं पर मैं सुपरवाइजर का काम करता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप कमरे से बाहर जाइए, हमें भूरी से कुछ पर्सनल बात करनी है। तो ठीक है, फिर कालू जो है वो कमरे से बाहर निकल जाता है। अब भूरी सामने बैठी थी। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें बहुत गंभीर बीमारी हो चुकी है और इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज भी नहीं है, तो तुम्हारे पास समय जो है वो बहुत कम है, लेकिन ये बीमारी तुम्हें लगी कैसे। तो भूरी कहती है कि मुझे ऐसी कौन सी बीमारी लगे। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे HIV बोलते हैं, इसे एड्स बोलते हैं, जो तुम्हें बीमारी लग चुकी है। अब भूरी को क्या पता कि ये बीमारी क्या होती है। उसने पूछा ये क्या होता है और ये कौन सी बीमारी होती है, क्या इसकी कोई दवा नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, एक से ज्यादा पुरुषों से संबंध बनाने पर यह बीमारी हो जाती है, या फिर संक्रमित खून चढ़ाने से भी ये बीमारी हो सकती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि क्या तुम ऐसा काम करती हो, क्या तुम अपने पति के अलावा भी किसी और मर्द के साथ बिस्तर शेयर करती हो। तब जो भूरी होती है वो कहती है कि साहब इस बारे में तो आप मुझसे कुछ पूछिए ही मत। डॉक्टर भूरी से कहते हैं कि देखो अब तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज तो है नहीं, जितने भी दिन तुम्हारी जिंदगी के हैं, अगर इनको शांति से काटना चाहती हो, तसल्ली से बिताना चाहती हो, तो फिर ज्यादा दौड़ भाग मत करना, उछल कूद मत करना, आराम करते रहना, तो फिर यही है कि तुम्हें तकलीफ कम होगी। कुछ दवाइयां दे करके दोस्तों जो डॉक्टर है वो भूरी को घर भेज देते हैं। अब रास्ते में कालू भूरी से काफी पूछताछ कर रहा था कि आखिर तुम्हें क्या बीमारी है, डॉक्टर ने क्या बोला। भूरी कहती है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बातें बोल रहे थे, कि कुछ अनाप शनाप बोल रहे थे, कमजोरी ज्यादा है, धीरे धीरे और ये बीमारी बढ़ेगी, इस तरीके की बात कह रहे थे। कालू ने कहा कि चलो महिलाओं में ये सारी कमजोरियां होती है तो यही बीमारी होगी। कालू उसे इग्नोर कर देता है, लेकर घर छोड़ देता है, और भूरी अपने कमरे में जाकर चारपाई पर सो जाती है, और इसे अब अपने मौत ही दिख रहे थे और आंखों में आंसू थे। अब भूरी जब इस तरह से लेटी हुई थी तो उसे एक ही बात समझ में आई कि जो भी इसके साथ हुआ है इसके कसूरवार इसके पूरे गांव वाले हैं। जो भी यहाँ के मर्द है जिनकी नीयत खराब है वही इसकी कसूरवार है। अब धीरे धीरे जो गांव के लोग हैं
जो कि उस बस्ती के लोग थे, उनकी भी यही सिम्टम नजर आने लगे। किसी को कमजोरी, तो किसी को मिचली, तो किसी को बुखार आ रहा है, कुछ मतलब अनेक तरह की बीमारियां होने शुरू हो गई थी अब लोगों को। जब कालू की इस तरह की हालत होने लगी तो वो सीधे सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, वहां पर जाकर चेकअप कराता है। जब चेकअप कराता है तो पता चलता है कि कालू को भी एड्स हो गया। डॉक्टर उसे बता देते हैं। अब कारू के पैरों तले जमीन निकल जाती है, उसको अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। ये वापस से भागकर अपने गांव आता है और गांव आने के बाद गोविंद को बताता है कि मुझे ये गंभीर बीमारी हो चुकी है, आप भी अपना चेकअप करा लीजिए। अब जो गोविंद होता है ये भी भागकर जाता है हॉस्पिटल और वो भी अपना चेकअप कराता है तो पता है कि उसको भी ऐसी बीमारी हो गई। अब गोविंद के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अब ये कालू और जो गोविंद है ये बहुत ज्यादा परेशान थे। अब वो करे तो करे क्या, मौत तो निश्चित हो चुकी थी। अब इन दोनों ने सोचा है कि इसका जो कारण है वो भूरी ही है, भूरी से ही इनको ये बीमारी लगी हुई है। खैर अब इनका खुलासा हो चुका था और अब यहाँ पर हॉस्पिटल वाले बहुत ज्यादा परेशान थे कि एक ही इलाके से, एक ही गांव से इतने सारे लोग जो थे वो ऐसी बीमारी लेकर के कैसे आ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि 10-15 लोग अभी तक आ चुके हैं जिनको ये बीमारी लग गई है, तो आखिर ये बीमारी गांव में फैल कैसे रही है। तो फिर ये स्थानीय पुलिस थाने में कॉल कर देते हैं इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। तो फिर दोस्तों जो यहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं उनके पास ये फाइल जाती है। जो उच्च अधिकारी थे वो कहते हैं इंस्पेक्टर से कि जाइए पता लगाइए कि आखिर ये बीमारी कहाँ से आई, इस गांव में कौन कसूरवार है। अब दोस्तों जो इंस्पेक्टर थे वो गांव में आते हैं और गांव में आते जब भी जिससे बात करते हैं, क्योंकि कई सारी महिलाएं भी इन्फेक्टेड हो चुके थे, कई सारे पुरुष इन्फेक्टेड हो चुके थे और जो पुरुष थे जो इन्फेक्टेड होने वाले थे उनमें कुछ नाबालिग लड़के भी थे और कई तो उम्र दराज बुजुर्ग लोग भी थे। अब इनसे जब पूछताछ की जाती है, जो इंस्पेक्टर सर होते हैं जब इनकी काउंसलिंग करते हैं तो पता लगता है कि ये सारे के सारे जितने भी मर्द हैं ये भूरी के साथ अपना समय बिता चुके हैं और उसका शोषण कर चुके हैं। अब जो इंस्पेक्टर होते हैं वो भूरी के पास जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि तुम्हें आखिर ये बीमारी लगी कैसे। तो यहाँ पर जो भूरी है वो कहते हैं कि मुझे क्या पता ये बीमारी कैसे लगी, पर हाँ मुझे ये बीमारी हुई और मेरी मौत होनी है। अब जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको ये शक होता है कि भूरी का जो पति है जो कि जीतू है उसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी कि आखिर वो कैसा है और उसे भी तो कहीं ये बीमारी नहीं लगी हुई है। अब इंस्पेक्टर के मन में बस यही ख्याल आता है। अब जो डॉक्टर थे शायद उनको जो इंस्पेक्टर थे उनको ये शक था कि जो भूरी का पति है जीतू, हो सकता है कि उससे इसकी बीमारी आई होगी और भूरी से इन सबको इन बीमारी हुई होगी। अब गांव के सभी लोगों का ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, इनकी HIV की जांच करवा ली जाती है। सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि गांव की हर महिला और हर पुरुष को ये बीमारी लग चुकी थी और ये बीमारी से अगर कोई अछूता था तो सिर्फ एक इंसान था, वो था जीतू। और पुलिस ये जानकर बहुत हैरान थी कि जिसकी पत्नी को ये बीमारी लगी हो और जिसकी पत्नी की वजह से पूरे गांव वालों को ये बीमारी लगी, उसका पति इस बीमारी से कैसे अछूता रह गया, आखिर ये मिरेकल कैसे हुआ। जीतू से पूछताछ की जाती है। जीतू कहता है कि दिन में तो मैं भट्टे पर रहता हूँ और रात में यहाँ पर हवेली की चौकीदारी करता हूँ और भूरी से उसका संबंध बने काफी महीने भी हो चुके थे। अब भूरी से पूछताछ की जाती है तो भूरी कहती है कि जीतू के साथ उसका कभी ऐसा संबंध बनने का अगर टाइम भी आया तो भूरी ने उसे अपने पास आने ही नहीं दिया, तबीयत का बहाना बना दिया, कभी किसी और बहाने से। और जीतू जो था वो इतना नेक दिल और इतना अच्छा इंसान था, इतना शरीफ इंसान था कि उसने कभी भूरी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की थी। अब भूरी उसे मना कर देती थी कि आज उसका मन है नहीं करना है, तो जीतू कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन होगा तब करेंगे। जीतू जो था वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेता था और भूरी की खुशी के लिए वो इतना करता था और वो हर त्याग करने को तैयार था भूरी की खुशी के लिए। तो भूरी ने जीतू को इस काम को करने ही नहीं दिया तो जीतू ने करा भी नहीं, तो इसीलिए जीतू जो था वो बच गया था। अब भूरी की हालत में कुछ सुधार तो होता है लेकिन भूरी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती है और आखिरकार एक दिन भूरी की मौत हो जाती है। लेकिन जो जीतू था वो दिल से भूरी को प्यार करता था, भूरी की हर छोटी छोटी बात को वो माना करता था, भूरी की खुशी के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी वो तैयार था। लेकिन आज वही भूरी जो थी वो जिंदगी के इस सफर में जीतू को बीच रास्ते में छोड़ करके जा चुकी थी। अब जीतू का भी रो रो करके बुरा हाल था। जीतू जो था वो बार बार यही कह रहा था कि भूरी अगर तुम्हें ये बीमारी थी तो तुम ये बीमारी मुझे भी दे देती, अब मैं इस दुनिया में अकेले जीकर क्या करूंगा इस जिंदगी को। बचपन में माता पिता का साया सिर से उठ गया और जब शादी हुई तुम्हारी जैसी इतनी खूबसूरत और वफादार पत्नी मुझे मिली जिसको मैं दिलो जान से प्यार करता था, आज तुमने भी मेरा साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ब्यूटी की इन बातों को सुन करके दोस्तों वहां पर खड़े तमाम लोग जो थे, जो तमाम डॉक्टर, ये जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ था, उनके भी आंखों में आंसू आ चुके थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों आजकल के समाज, आजकल के लोग और आजकल के कुछ ज्यादा ही पुरुषों की यही मानसिकता है कि अगर कोई खूबसूरत महिला है, कोई खूबसूरत लड़की है तो उनके ऊपर उनका भी थोड़ा बहुत उनका हक बनता है। अगर वो कहीं भी महिला कमजोर पड़ेगी, कहीं भी उसकी वीकनेस नजर आ जाएगी
तो फिर ये कुछ तरीके के ऐसे कुछ लोग हैं जो कि समाज में खुले घूम रहे हैं और ये उसका फायदा उठाने से नहीं पीछे हटते। भूरी ने एक छोटी सी गलती की, छोटी सी उसे चूक हुई तो ये सारे के सारे ही लोग उस पर टूट पड़े और उनके किए की सजा भूरी ने भी भुगती और उनको भी मिली। तो दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों कल आपसे एक और नई कहानी।